अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं ये बात जानती हूँ कि हाँ 5 दिन हो गए हैं ये नॉवेल अपलोड नहीं की हूँ। आज बहुत दिनों के बाद नॉवेल अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि राइटर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उनकी तरफ से नॉवेल नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रही थी। और आज उन्होंने बहुत दिनों के बाद ये नॉवेल दिया है। अब देखो इसके आगे का पार्ट कब मिलेगा, लेकिन जैसे ही नॉवेल मिलता जाएगा मैं अपलोड करते जाऊंगी। आप लोग बेफिक्र रहे, नॉवेल इंशाल्लाह कंप्लीट मिलेगा आप लोगों को। और नॉवेल बहुत अच्छा जा रहा है, मैं जानती हूँ। मुझसे भी बहुत इंतज़ार ही नहीं हो रहा है, आप लोग भी शिद्दत से मुंतज़र होंगे नॉवेल के। देखते हैं आज नॉवेल में क्या है। और हमारी नॉवेल का नाम है ला हासिल ख्वाब और इसकी राइटर है पलवशा साफ़ी। किस्त नंबर 21। सुबह तुलू आफताब से पहले वो मुसल्ले पर बैठा दुआ में हाथ उठाए हुए था। चेहरे पर खुशी और आंखों में नमी थी। या अल्लाह, मैं अगर सारी ज़िंदगी भी तेरे सजदे में पड़ा रहूं तो भी तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं अगर सारी ज़िंदगी भी अपनी ज़ुबान से तेरा जिक्र करता रहूं तो भी तेरा हक अदा नहीं कर सकता। इस वक्त मुझसे ज़्यादा तेरा कोई एहसान में नहीं होगा। तूने ही मुझे नॉर्मल बनाया, मुझे अच्छे माँ बाप दिए, अच्छी बीवी दी और अब औलाद जैसी नेमत से नवाजा। बेशक तू बड़ा मेहरबान है, यूं ही अपने करम मुझ और मेरी फैमिली पर बनाए रखना। अच्छा बेटा और अच्छा शोहर तो बन गया, अच्छा बाप बनने की तौफीक दे। मेरे बेटे को भी सिर्फ अपनी राह पर चलाना, आमीन। उसने चेहरे पर हाथ फेरा और खड़ा हुआ और बेबी बेड के पास आया। नन्हा जहरान गरम नरम बिस्तर में बेखबर सो रहा था। उसको प्यार से देखकर एक नज़र अपने बेड पर सोई जमरोश पर डाली और जॉगिंग के लिए निकल गया। इस सुबह की पहली किरण, फूलों की महक, परिंदों का चहचहाना, ताज़ा हवा बहुत खुशगवार महसूस हो रहे थे। महावीर हर एक पल को एंजॉय करता गया। वैसे भी ज़िंदगी हर खूबसूरती को एंजॉय करना ही चाहिए। वक्त गुजर जाने के बाद बहुत सी जगह खाली रह जाती है जिन्हें आप फिर दोबारा फिल नहीं कर सकते। ज़िंदगी का हर लम्हा एक सबक देता है। ये इंसान की फितरत में है कि जब वो उदास हो, तकलीफ़ में हो तो दिल दुखी होता है। इस लम्हे लगता है ये आखिरी लम्हा है, इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। फूल बहार, रंग सब फीका लगने लगता है। वो लम्हा सब्र का होता है। ऐसे ही जब इंसान खुश हो तो हर जगह हर चीज़ खुशगवार लगती है। इस लम्हे शुक्र अदा करना चाहिए, उससे ज़िंदगी का तवाज़ुन बरकरार रहता है। यूशे खसदार के एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में खिताब देकर वापस निकल रहा था जब उसका मैनेजर पार्किंग में उसका मुंतज़र नजर आया। बोलो, उसने सफाकी से एक लफ्ज़ ही कहा। नवाब साहब सब में मिठाइयाँ बांटते फिर रहे, महावीर को बेटा हुआ है, उसने मुतबस्सम होते खबर सुनाई। लो जी, रईसानी ख़ानदान का एक और वारिस आ गया। किहान ने इस्तेज़ाइया सर झटका। यूशे ने गर्दन घुमाकर तुंदी से उसे घूरा था। ठीक है, तुम जाओ। वो इसकी खबर सुनकर उसे जाने का हुक्म देते अपने कार की जानिब बढ़ गया। उसके पीछे किहान भी चल पड़ा। अब क्या करना है? उसने कार में सवार होकर पूछा। कुछ नहीं, जब तक वो हमसे दूर है हम भी दूर रहेंगे। अगर मामलात में दखल दिया फिर देखते हैं। वो सिगरेट सुलगाकर खिड़की से बाहर देखने लगा। किहान ने शान उचकाकर दूसरी सिमत रुख कर लिया। घर आकर रोज़मर्रा की तरह किहान अपने हिस्से में चला गया और यूशे अपने हिस्से में। उसने फ़िलहाल मनज़्ज़त से महावीर के बेटे की खबर राज रखी। अदीबा बाप को घर आते देखकर भागते उसके पास आई। यूशे ने उसे गोद में उठा लिया और सोफे पर जा बैठा। अदीबा उसकी गोद में बैठी उसके साथ खेल रही थी। यामीन ये देखकर जलन का शिकार होने लगा। तेज सांस लेता हुआ लंबे डग भरता वहां आया और अदीबा को बाबा की गोद से नीचे गिरा दिया। यामीन, क्या बदतमीजी है? यूशे ने उसे डपटा और अदीबा को चुप कराने लगा। आप सिर्फ उससे प्यार करते हो, मुझसे नहीं। और जलन में गुर्राया। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। बहन को रुला दिया। देखो, उसने प्यार से समझाना चाहा। नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। वो बज़िद रहा और अपने कमरे के सिमत भाग गया। यामीन, बात सुनो। यामीन, यूशे उसे पुकारता रह गया। जलन और हसद ने उसके घराने को निशाना बना दिया था। इस दुनिया में हर कोई खुद को अच्छा साबित करने में लगा है। जिंदगी कभी बादशाह नहीं होने देती, सब कुछ देकर भी फकीर ही रखती है। किसी न किसी से महरूम, किसी न किसी के लिए तरसा हुआ। यही तो दुनिया का उसूल है। संडे की सुबह जमरोश फ्रेश होकर कमरे में आई तो बेड के साइड टेबल पर बड़ा सा ताज़ा गुलाब के फूलों का बुके पड़ा मिला। वो आबरू उठाकर महसूस होते बुके के पास आई और गुलाब की ताज़ा महक से मसरूर होने लगी। उसके साथ एक छोटा सा कार्ड रखा था। मेरी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी से भरा
छोटा सा गिफ्ट। वो कार्ड पढ़कर ब्लश करने लगी। उसकी मतलाशी नजरें महाबीर को ढूंढ रही थी। वो उसको ढूंढने कमरे से बाहर आ गई। अम्मा बेगम हल्की धूप में 2 माह के नन्हे ज़ोहरान की मालिश करी थी। ज़ोहरान के आने से अम्मा बेगम की खोई खुशियाँ लौट आई थी। लाउंज के सेंट्रल टेबल पर एक और कार्ड पड़ा मिला। इस मुस्कान के लिए दुनिया कुर्बान। उस कार्ड के साथ एक ज्वेलरी बॉक्स पड़ा था। उसमें सोने की नफीस बालियाँ थी। जमरोश को मज़ीद प्यार आया था। इससे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा था। अम्मा बेगम, महावीर को कहीं देखा है? उसने सेहन में झांका था। होगा यही कहीं, अम्मा बेगम ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। वो ज़ोहरान की मॉलिश कराने में बहुत मगन थी। पैर पटक कर बंगले के बैकयार्ड में निकल आई। वहाँ एक और कार्ड मिला। गुस्सा करती हो तो और खूबसूरत हो जाती हो। इस बार वो तंग हो गई थी। उसने दाएं से बाएं सर घुमा कर देखा पर वो ना मिला। छुप छुप कर मज़ा ले रहे हो, अभी देखती हूँ बाहर कैसे नहीं आते। वो दिल में सोचकर जानबूझकर कराहते गिरने की अदाकारी करने लगी। स्टोर रूम में छुपकर खड़े महावीर के समातों में उसकी आवाज़ पड़ी तो आसान खता हो गए। भागता वो बाहर आया। उसके चेहरे की रंगत फक पड़ चुकी थी। सांस गले में अटकी हुई महसूस हुई। वहीं जमरोश लॉन में बैठे उसके नमदार होने पर अब्रू उचकाकर हंस पड़ी। मुझसे मस्ती कर रहे थे? वो हाथ ठुड़ी के नीचे रखे पुरअसरारियत से बोली। बिल्कुल अच्छा मजाक नहीं था। वो खफा होकर जाने लगा। महावीर, मुझे सच में लगी है, हेल्प करो ना। मासूमियत से बाजू फैलाए बोली। महावीर ने गुस्से से उसे देखा और पलटकर उसे अपनी बाहों में उठाकर सपाट तासरात बनाए अंदर जाने लगा। जमरोश उसके कंधे से लगी आंखें ऊपर को उठाए उसे देखती रही। कमरे में आकर बेड पर उसे बिठाकर जाने लगा था, मगर जमरोश ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बुरा लगा, सॉरी। शर्मिंदा हुई थी। मेरी जान पर बन आई थी। मैं अपना एक लम्हा तुम्हारे बगैर तस्वर ही नहीं कर सकता। तुम्हें तकलीफ हो तो दर्द मुझे होता है। प्लीज़ आइंदा ऐसा मजाक मत करना। उसके चेहरे को अपने हाथों के पहले में लेकर अपने दिल में उसके मुमताज़ मुकाम बताया। जमरोश उसके बेपनाह मोहब्बत से सहज़दा से उसे देखती रह गई। मुझसे इतनी मोहब्बत भी ना करो, कल को मैं ना रही तो जी नहीं पाओगे। वो महसूर कुन नज़रों से उसे देख कर बोली थी। तुम्हारे बगैर जीना भी नहीं है। रही मोहब्बत की बात तो मेरे इख्तियार में नहीं, मेरे लिए तुम ही ज़िंदगी की किरण हो। उसने मोहब्बत से उसे हिसार में लिया था। सबसे मुश्किल ताल्लुक रूह का ताल्लुक होता है। किसी की रूह से मोहब्बत ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। ये शक्ल और सूरत की मोहब्बत की तरह नहीं है, ना ही आदत की मोहब्बत की तरह है जिससे वक्त के साथ आप उगता जाए। जब आप किसी की रूह से मोहब्बत करते हैं तो उसे किसी और में देखना आसान नहीं है, क्योंकि रूह हमेशा एक होती है और उसका कोई मुतबादिल नहीं होता। आज जमरोश 1 साल के ज़ोहरान को वाइट फर वाला बेबी सूट पहनाए गोद में लिए इतने अरसे बाद फेंसिंग सेंटर आई थी। महावीर पाकिस्तान के मुख्तलिफ गेम्स में ट्रॉफी और मेडल जीतकर पाकिस्तान के मारूफ एथलीट्स में अपना नाम बनवा चुका था और अब इंटरनेशनल लेवल पर सिक्का मनवाने का वक्त था। ये रही तुम्हारे ओलंपिक्स के फॉर्म्स। शफीक साहब ने एक फ़ाइल उसके सामने टेबल पर रखी। महावीर और जमरोश ने मोहब्बत पाश नज़रों से एक दूसरे को देखा था। वो फाइल पर नज़रसानी दौड़ाने लगा और शफीक साहब घूम कर ज़ोहरान को उठाकर से प्यार करने लगे। ओलंपिक्स गेम का हिस्सा बनने के लिए आपको सबसे पहले ओलंपिक्स ट्रायल गेम में शरीक होना पड़ता है और उसके लिए अपने मुल्क के ओलंपिक्स कमेटी से जुड़ना होता है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की जानिब से नेशनल ओलंपिक्स कमेटी की बुनियाद 1948 में रखी गई थी। अपने हुस्न कारकर्दगी और एक्टिव गेम्स की वजह से उसे सन 1962 में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में तब्दील किया गया, जिसके बाद उसे इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का हिस्सा बनाया गया। इसके बाद से आज तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने मुल्क के मुख्तलिफ एथलीट्स ओलंपिक्स में खेलने जाते हैं। महावीर फॉर्म साइन करके मुड़ा तो ज़ोहरान अब भी शफीक साहब की गोद में था। उनकी बड़ी दाढ़ी को हाथ लगाता जिस पर वो खेल की सूरत उछलकर सर पीछे को कर लेते और इस अमल पर बेबी ज़हरान खिलखिलाकर हंस पड़ता। कब की फ़्लाइट है? जमरोश ने फ़ाइल को लेकर तारीख और टाइम देखा। जब की भी है, तुम और ज़ोहरान साथ चल रहे हो। वह हकमियत उसे देख रहा था। हम कैसे आ सकते हैं? मुतज़ब्ज़ब होते रुख फेर गई। एथलीट के साथ एक मेंबर की इजाज़त होती है। उसके कंधे के करीब हुआ, पर आगा साहब और अम्मा बेगम शफीक साहब के मुतवज्जो होने के एहतराम में 2 कदम आगे हो गई। उनके साथ बहादुर काका रहेंगे। वह आखिरी फैसला सुनाते इसके साइड से गुजरकर शफीक साहब के पास गया। ज़ोहरान अपने पापा को देखकर खुशी से उछलता उसकी बाहों के सिमत जोर लगाने लगा। शफीक साहब ने मुड़कर वो महावीर की गोद में दिया। ठीक है, फिर मैं डेट और टाइम फाइनल करके बताता हूँ। शफीक साहब ने उसे इत्मीनान देकर फाइल थामी। उनसे रुखसत लेकर दोनों घर के लिए रवाना हुए। कार में बैठते ज़ोहरान नींद की वादी में चला गया। जमरोश बकौर महावीर के तासरात देख रही थी, जिससे साफ ज़ाहिर था कि वो उसे
اور زہران کو ساتھ لے جانے کا اپنا ارادہ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو کہاں جائیں گے؟ اس نے پہلی بار دلچسپی لیتے پوچھا۔ ٹوکیو۔ وہ ایک لفظی جواب دے کر موبائل میں پچھلے اولمپکس کے فینسنگ گیمز دیکھتا رہا۔ جاپان؟ اس کی دلچسپی پھیکی پڑ گئی۔ کیوں؟ جاپان تو اچھی جگہ ہے۔ اس کے رد عمل پر مہابیر نے موبائل رکھ کر توجہ اس پر مرکوز کی۔ پر مجھے پیرس دیکھنے کا شوق تھا۔ خوش دلی سے بولی۔ شاید اگلی دفعہ اولمپکس پیرس میں ہو، تب پیرس گھوم لیں گے، اس دفعہ ٹوکیو۔ صحیح، اس نے نئی امید دلاتے جواب دیا۔ زمرد سر کو خم دے کر جاپان کے بارے میں اپنی معلومات کا مجموعہ ٹٹولتے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ خزدار میں موسم سرما اور خشک تھا۔ موسم کی طرح نواب حویلی پر بھی کالے بادل چھائے ہوئے تھے، جہاں آئے دن یوشے اور کیہان کی فیملیز میں دوری بڑھ رہی تھی۔ وہیں صنعتی طور پر بھی اس کے نئے انویسٹرز نے درپیش سیلابی صورتحال کے خدشے سے قدم پیچھے اٹھا لیے تھے۔ "یو کانٹ ڈو دس، مسٹر لی"، وہ چائنیز انویسٹر کو غصیلی نگاہ سے دیکھتے ہوئے گھررایا۔ جواباً چائنیز انویسٹر نے اسے آنے والے نقصان سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے وہ یوشے کے ساتھ خزدار سی پیک کے کام میں پارٹنرشپ سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس کے اس اقدام پر یوشے کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے اس نقصان کے چلتے نوشکی کے میر پرویز میکسی نے مشکل وقت میں ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا۔ اس شام یوشے نے بروقت بچ جانے کے تشکر میں میر صاحب کو دیگر قبائلی مشیران کو دعوت دی تھی۔ اس فیور کے بدلے آپ کو بھی ایک فیور دینا ہوگا۔ میر صاحب جام کا گلاس اٹھائے زیر لب مسکرائے۔ میر صاحب، آپ نے تو مجھے اتنے بڑے نقصان سے بچایا، کہیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ یوشے نے آگے ہو کر کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکا کر پوچھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، سیاست اور دولت میں ہم آپ سے کم نہیں ہیں۔ وہ جام کا گھونٹ بھر کر اسی کی طرح آگے کو ہوئے۔ یوشے ان کے ایک ایک انداز کا مشاہدہ کرتا رہا۔ ہم ایک کی اولاد کے خاوند ہیں، اور اولاد کی محبت لاچار بنا دیتی ہے۔ ہماری بیٹی زیبا گل کو آپ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ بات مکمل کر کے مطمئن ہوتے پیچھے ہوئے۔ یوشے سے ہلا تک نہ گیا۔ یہ کام اس کے لیے کوئی زمین کا ٹکڑا بطور تحفہ دینے سے 100 گنا مشکل تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میر پرویز میکسی ان کی مدد کی ایسی قیمت مانگیں گے۔ منظور ہے۔ 2 منٹ خاموشی کے بعد بولا تھا۔ انکار کا راستہ ہی نہ تھا۔ اگر وہ انکار کرتا تو مطلب سی پیک کی شراکت سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اور میر صاحب کے بغیر اس کے لیے سی پیک کی بحالی ناممکن تھی۔ اس لیے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مان گیا۔ ہا 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 ہا، مبارک ہو، رشتہ مبارک ہو میر صاحب۔ کہکا لگا کر ہنستے کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ یوشے بھی کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ بغلگیر ہو گیا۔ پرسوں ہمارے پریس کانفرنس میں آپ کی اور زیبا گل کی منگنی کا بھی اعلان کر دیں گے۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے ایک اور انکشاف ہوا۔ میر صاحب پورے پلاننگ سے ڈنر پر آئے تھے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ سر کو خم دے کر پیچھے ہوا۔ ان دونوں کی گفتگو سنتے دعوت میں شریک مشیران میں کبھی حیرت زدہ تو کبھی خوشی اور پریشانی کے ملی جلی نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ ڈنر کے بعد ان سب میں پریس کانفرنس اور پھر منگنی کی رسم کے تفصیلات طے ہوئی۔ ان سب باتوں میں وقت کا پتہ نہ چلا۔ جب وہ گھر آیا تو آدھی رات ہو چلی تھی۔ بہت دیر ہو گئی آج۔ ڈنر کیسا رہا؟ میر صاحب مان گئے ہوئے نا؟ منزہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ یوشے حویلی لوٹ کر سیدھے چینج کر کے سونے لیٹ گیا۔ اس نے آدھی رات کو منزہ پر سوتن کی خبر افشا نہ کی۔ ہاں، مان گئے ہیں۔ پرسوں پریس کانفرنس میں ڈیل سائن کریں گے، اور وہ آگے کے الفاظ ادھورے چھوڑ گیا تھا۔ اور کیا؟ مشکوک ہوئی۔ اور مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، بہت تیاریاں کرنی ہیں، ابھی سو جاتے۔ اس نے اونگتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ منزہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس کی تھکن کا احساس کرتے ارادہ ترک کر دیا اور پشت کی جانب سے ہی اس کا بازو حائل کر کے لیٹ گئی۔ یوشے نے بغل کے نیچے سے اپنے سینے کو چھوتا اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا آج کی رات ان کی محبت بھری آخری رات ہے۔ جمعرات کی صبح کانفرنس ہال میں کارکنان اور نیوز رپورٹرز کی گہمگہمی مچی تھی۔ ایک سینٹرل اسٹیج اور کئی سارے کرسیاں سجائی گئی تھی۔ یوشے اور کیہان میٹنگ روم میں بیٹھے خطاب کے نکات اور سوالات کے جوابات تیار کر رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ سر اٹھا کر دیکھا تھا، مگر دروازے کے پار کھڑی کم سن حسینہ کی نظر محض ایک شخص پر ٹکی تھی، زیبا گل۔ اپنے نام کے جیسے زیبا یعنی خوبصورت، اور گل مطلب پھول کی طرح نازک سی تھی۔ لمبا قد، اسمارٹ جسامت، ایک ستوان آنکھ، انابی ہونٹ، ہلکی نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں کی گوری رنگت کی حامل، حسن کی ملکہ، ستاروں اور چکن کاری سے بنا گولڈن فراک پہنے، لمبی ہیل پر ٹک ٹک کرتے شان سے گردن اٹھائے چلتی اندر داخلے۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نزاکت سے کہتے ہوئے یوشے کے روبرو کھڑی ہوئی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے سامنے آنے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے حرکات و سکنات کیہان کو مشکوک کر رہے تھے۔ وہ جگہ سے کھڑا ہوتا گیا۔
मेरे बाबा ने आपसे हमारे रिश्ते की बात की थी। आई होप आपको बुरा नहीं लगा। वो जुनून की हद तक गहरी नज़र उस पर टिकाए हुए थी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं अपनी खुशी से राज़ी हुआ हूँ। यूशी ने दिल पाश नज़रों से उसे देखा था। उन दोनों की गुफ्तगू पर किहान सांस रोके साकित खड़ा रहा। शौक से उसकी आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुल गया था। थैंक्स, मैं कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने का इंतज़ार करूंगी। खुशी से सरशार होते हुए मुस्कुराई। उसके हमवार सफ़ेद मोतियों जैसे दांत और सब्ज आंखों की चमक ने यूशी के दिल को बीट मिस करने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद पर सर को खम देकर वो मशकूर हुआ तो ज़ेबा गुल मुड़कर रूम से निकल गई। उसके जाने के बाद किहान सदमे से निकलकर यूशे के सामने आया। ये क्या है यूशे? कौन सा रिश्ता? वो अब तक यकीन नहीं कर पाया था। मीर साहब की यही ख्वाहिश है कि मैं उनकी बेटी से निकाह करूं। यूशे ने आम से अंदाज बताकर अपने किताब के नुकात देखने लगा। वाट? और मुनस्सा भाभी? उसके जवाब से मुतमईन न हुआ। उसने कंधे से पकड़कर यूशे का रुख अपने सिमत किया कि हाँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। और मनाज़ा खुश है, हवेली है, बच्चे हैं, दौलत, रुतबा, अलग हिस्सा, उसे जो चाहिए था सब मिल गया है। चुन ला सा गया। किहान के पास कोई मंतक ना बचा था। वैसे भी इस डील के लिए निकाह ज़रूरी है। आखिरी फिक्रा कहकर वो बाहर की सिमत बढ़ गया। किहान आबरू मिलाए उसे जाते देखता रहा। इस वक्त उसे शिद्दत से आगा साहब और महाबीर की याद आई थी। उसे एहसास हुआ था कि उषे का साथ देकर उसने दौलत तो पा ली थी, मगर रिश्तों के एहसास और अपनायत और मोहब्बत से महरूम हो चुका था। दूसरी तरफ मनज़्ज़ा अपने शान बान से एलईडी के सामने सोफे पर बाजू फैलाए बैठी उषे की कॉन्फ्रेंस की लाइव टेलीकास्ट देख रही थी। सफ़ेद कमीज शलवार पर काला वेस्ट कोट पहने, बालों को साइड पर टिकाए, नक्सक्स तैयार, वो बहुत हैंडसम लग रहा था। मनज़्ज़ा की वारी नज़रों में तब्दीली तब आई जब मीर परवेज़ मैक्सी साहब के हमरा एक नौजवान खूबसूरत दोशीज़ा को स्टेज पर आकर यूशे के साथ खड़े होते देखा। आज इस खुशी के मौके पर हम एक और ऐलान भी आप सबके साथ शरीक करना चाहते हैं। हमारी बेटी ज़ेबा गुल और वज़ीर आला यूशे रईसानी की मंगनी का ऐलान। मीर साहब माइक में मीडिया से मुखातिब हुए। ये खबर सुनकर मनज़्ज़ा के पैरों तले ज़मीन निकल गई और सर पर आसमान टूट पड़ा। वो सांस लेना भूल गई थी। फटी नज़रों से स्क्रीन को देखते और अपनी जगह चामित खड़ी हो गई। रिश्तेदारी हमारे और हमारे अवाम के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। नौशकी और खस्तार भाई भाई बन जाएंगे। उन्होंने खुशी से दूसरा ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हुजूम में तालियां गूंज उठी। उनकी तालियों के शोर में यूशे और ज़ेबा गुल एक दूसरे के रूबरू आए और मंगनी की अंगूठी पहनाने लगे। स्क्रीन पर अपने शोहर को किसी और लड़की को रिंग पहनाते देखकर मनज़्ज़ा के बेख्तियार आंसू जारी हो गए। यूशे, नो, नहीं, मत करो, दिल के अंदर मनमनाई थी। दूसरे सिमत रिंग पहनाने के बाद मीर साहब ने उन दोनों के गले में फूलों का हार पहनाया और दोनों को बगलगीर करके मुबारकबाद दी। यूशे, नहीं, वह लग के बल चिल्लाई थी। तैश में आकर उसने सेंट्रल टेबल पर पड़ा शोपीस उठा पूरी कुव्वत से एलईडी के स्क्रीन पर दे मारा। स्क्रीन टूट कर रेजा रेजा हो गया। तेज तेज सांस लेते उसने झुककर मोबाइल उठाया, यूशे का नंबर मिलाया। स्टेज पर साथ साथ खड़ी यूशे और ज़ेबा गुल तस्वीर बनवा रहे थे। उसका मोबाइल जो मैनेजर के पास था बार बार बज रहा था। यूशे ने एक बेतासुर नज़र उस पर डाली और कॉल इग्नोर करने का इशारा किया। उसने कॉल ना उठाई तो मनज़्ज़ा ने किहान को कॉल मिलाई। किहान ने स्टेज से उतरकर जवाब दिया। किहान, रोको यूशे को, वो उस लड़की से मंगनी ना करे। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? प्लीज़ किहान, कुछ करो, रोको ये मंगनी। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी, हाथों में कपकपी होने लगी थी। मैंने कोशिश की थी भाभी, पर वो रुके नहीं। सॉरी। किहान की आवाज़ मासूर ख्वा और धीमी थी। मनज़्ज़ा रोते हुए कॉल काट कर वहीं बैठती चली गई। उसने अपने लरजते हाथों को देखा था। उसके हाथ हर चीज़ आकर भी हाथ खाली हाथ रह गए थे। कुछ लोग आपसे बस इतनी मोहब्बत करते जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जहाँ उनका मफाद ख़त्म हो जाते वहाँ उनकी दोस्ती, मोहब्बत, रिश्ता, वफादारी सब ख़त्म हो जाते हैं। मनज़्ज़ा के वहम गुमान में भी न था कि उसके लिए माँ बाप को, भाई भाभी को घर से निकाल देने वाला शख्स, उसकी ख्वाहिश पर सिबी की कोटी छीनने वाला आशिक, उसकी हर फरमाइश पर दुनिया पलट कर रख देने वाला शोहर उसे एक दिन ऐसे भी तोड़ सकता है। यूशे और ज़ेबा गुल की मंगनी की खबर पूरे बलोचिस्तान के अखबारों की सुर्खियाँ बन गई। आगा साहब के हाथ में उस दिन का अखबार था जो उन्होंने दफ्तर से लौट कर टेबल पर उछाल फेंका। यूशे तो खानदान का नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सर्द मोहरी से हूँ करते सोफे पर बैठे। अब क्या किया है उसने? अम्मा बेगम परेशानी से पूछती अखबार उठाकर देखने लगी। महाबीर और जमरोश भी कमरे से बाहर आ गए। फ्रंट पेज पर यूशे और ज़ेबा गुल की तस्वीर देखकर उनका मिजाज बिगड़ गया। वहीं महाबीर को गुस्सा आने लगा। न जाने और कितने गहरे खाई में गिरेगा।
میر پرویز میکسی کھلم کھلا اسے استعمال کریں اور وہ اپنے مفاد کا سوچتے ان کی چال میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر اماں بیگم کے ہاتھوں سے اقبال لیا اور مروڑنے لگا۔ آغا صاحب، ہمیں یوشے بھائی کو روکنا چاہیے۔ باپ بیٹے یا بھائیوں کے آپس کے اختلافات اپنی جگہ، مگر یہ معاملہ خاندان کے نام کا ہے، زمروش نے تجویز دی۔ آغا صاحب بے تاثر ہوتے صنفی میں جنبش دینے لگے۔ معاملہ تو اسی دن ہاتھ سے نکل چکا تھا زمروش، جس دن اس نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے سرفراز کا قتل کیا، جب مہابیر کو پاگل ثابت کرنے ڈاکٹر کا جھوٹ افشا ہونے پر اسے مارا تھا، جب زمینیں واپس خود ہڑپی تھی، جب حویلی کا بٹوارا کیا تھا، جب تمہیں چال میں پھنسا کر سبی کی کوٹھی لی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے یوشے کے جرم گنوانے لگے۔ ان کے ایک ایک جملے پر غور کرتے اماں بیگم، زمروش اور مہابیر کا شوق سے منہ کھلتا گیا۔ واٹ؟ آپ کو اتنا سب پتہ ہے تو پہلے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ زمروش نے خاموشی توڑی۔ ہمیں بھی بے خبر رکھا، دوسرا جملہ مہابیر نے اضافہ کیا۔ یوشے قتل؟ یہ میرا بیٹا تو نہیں ہو سکتا۔ اماں بیگم کو یقین نہ آیا۔ ایکشن لوں گا، میں بس صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ عہدے میں اس وقت مجھ سے اوپر ہے، میرا کوئی بھی قدم اٹھانے کی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ایک پل میں سارے جرائم جھٹلا کر فرار ہو جاتا اور مجھے اس کی راہ فرار مسدود کرنی ہے۔ آغا صاحب نے اپنا منطق بیان کیا۔ تینوں انہیں دم سادے سنتے رہے۔ ایک دفعہ میری اسمبلی کی سیٹ ہو جائے، پھر میں خود سارے گواہ اور ثبوت کے ساتھ نیب آفس جاؤں گا۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی۔ آپ جو بھی کریں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مہابیر نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اماں بیگم نے پھر سے اخبار اٹھا کر یوشے کی تصویر دیکھی تھی۔ جاری ہے، انتظار رہے گا اس کے آگے کی قسط کا۔ سچ میں بہت زبردست ہے۔ جتنا آپ لوگوں کو انتظار رہتا ہے اتنا ہی مجھے بھی رہتا ہے، لیکن اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اپنے کمنٹس کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ لائک کے ذریعے۔ دعا میں یاد رکھے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔